इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 3। पीहू का गला अचानक सूखने लगा था। शौर्या की आवाज़ में जो सख्ती थी वो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में झलकती हल्की घबराहट शौर्या से छिप नहीं सकी थी। पीहू ने अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन शौर्या ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ ज़्यादा सख्त नहीं थी, लेकिन इतनी मजबूत थी कि पीहू हिल भी नहीं पाई थी। अब पीछे मत हटना पीहू। शौर्य की आवाज़ धीमी थी, मगर हर शब्द उसके अंदर गूंजने लगा था। तुमने सवाल किया है, अब जवाब भी सुनोगी। चलो मेरे साथ। पीहू की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी उंगलियां खुद ब खुद मुट्ठी में भिज गई थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कहाँ? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक हल्की हिचकिचाहट थी। शौर्या ने अपनी आंखों में झांका, जैसे उसके भीतर की हर शंका को पढ़ लेना चाहता हो। फिर उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, जहाँ से मेरी परवरिश की असली कहानी शुरू हुई थी। यह सुनते ही पीहू का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखों में संदेह उभर आया था। पीहू ने गहरी सांस ली और शौर्य की आंखों में देखा। तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते शौर्या। शौर्या ने बिना पलक झपकाए उसे घूरा। उसकी ठंडी आंखें जैसे पीहू को चुप करने की ताकत रखती थी। उसने धीरे से कदम बढ़ाया, इतनी सदी हुई चाल के पीहू को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। मेरे रास्ते से हट जाओ शौर्या, उसने सख्ती से कहा। शौर्या ने अपनी जगह से एक इंच भी हटने की जरूरत नहीं समझी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पीहू को चुनौती दे रहा था, जैसे वो देखना चाहता हो कि पीहू उसकी बदतमीजियां कब तक और सहन कर सकती थी। शौर्या ने अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल लाते हुए कहा, देखते हैं कब तक अपनी जिद पर टिकी रह सकती हो। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम हालात को कंट्रोल कर सकती हो, है ना? उसने बेहद शांति से कहा। लेकिन अफसोस, इस बार हालात तुम्हारे हाथ में नहीं पीहू। शौर्या ने जैसे ही पीहू का हाथ फिर से पकड़ने की कोशिश की, अनजाने में ही पीहू का हाथ शौर्या पर उठ चुका था। शौर्या ने अपना गाल सहलाते हुए पीहू की ओर देखा, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कॉरिडोर में खड़े लोग ये नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गए थे। शौर्या ने अपना गाल सहलाते हुए धीरे से अपनी जीभ से अंदर के गाल को छुआ, जैसे देखना चाहता हो कि चोट कितनी गहरी है। उसकी गहरी आंखें अब पीहू पर टिक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। कॉरिडोर में खड़े लोगों के बीच हलचल शुरू हो गई थी। कोई फुसफुसा रहा था, कोई अपने फोन से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो कोई टीचर्स को बुलाने के लिए भागा था। लेकिन पीहू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या तुम पागल हो गई हो पीहू? किसी ने धीमे से कहा, लेकिन पीहू के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। शौर्या ने एक लंबी सांस भरी और हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। अब क्या करोगी पीहू? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसका हर शब्द पीहू के भीतर तक गूंज उठा था। पीहू की हथेली अब भी जल रही थी। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, अगर दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की ना, तो अगली बार सिर्फ थप्पड़ ही नहीं पड़ेगा शौर्या। पीहू की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी वही आग थी। शौर्या ने बिना हिले उसे घूरा और फिर बेहद धीमे से, जैसे किसी अनकहे खेल का आनंद ले रहा हो, उसने एक कदम और बढ़ाया। दिलचस्प। उसकी आवाज़ में अजीब सा ठहराव था। तुम हमेशा सोचती हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी को भी कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है मिस पीहू। उसने अपने गाल को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, हर बार तुम मुझे और भी ज़्यादा चौंका देती हो पीहू। पीहू ने गहरी सांस ली और वहाँ से हटने की कोशिश की, लेकिन इस बार शौर्य ने कुछ नहीं किया। बस हल्की मुस्कान के साथ उसने सिर झुकाया, जैसे उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहा हो। अब पीहू उसके पास से गुजरने लगी तो शौर्या ने बेहद धीमे से फुसफुसाया, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है मिस पीहू। शौर्या की तंज भरी आवाज़ सुनकर पीहू के कदम लड़खड़ा गए थे। उसने खुद को संभाला और बिना पलटे वहाँ से निकल गई थी, लेकिन उसका दिल ही जानता था शौर्या ने जो कहा वो सच था। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। पीहू के कदमों की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उससे भी तेज थी। कॉरिडोर में खड़े लोगों की फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुँच रही थी, मगर ये उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ रही थी। तभी सामने से संध्या तेजी से आती दिखी। उसके चेहरे पर पीहू को लेकर चिंता साफ झलक रही थी। पीहू, संध्या ने उसे देखते ही आवाज़ लगाई। पीहू ने सिर उठाया और उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट देखकर संध्या का चेहरा गहरा हो गया था। उसने तुरंत पीहू का हाथ पकड़ा और उसे किनारे पर खींच लिया। ये क्या था? संध्या ने फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ नहीं, पीहू ने जल्दी से कहा और खुद को संभालने की कोशिश की। अच्छा, सच में कुछ नहीं? पूरे कॉलेज में चर्चा हो रही है कि तुमने शौर्य को थप्पड़ मारा है। संध्या ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली थी। क्या चल रहा है ये सब पीहू? पीहू ने गहरी सांस ली और फिर हल्की आवाज़ में बोली, वो उसने हद पार कर दी थी संध्या। संध्या ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर कॉरिडोर की दूसरी तरफ देखा, जहां अब भी शौर्य खड़ा हुआ था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके कुछ दोस्त उसके आसपास थे, मगर उसका ध्यान अब भी सिर्फ पीहू पर था। ये लड़का इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? संध्या ने दांत भींचते हुए कहा, कभी वह तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, कभी तुम्हें इरिटेट करता है, कभी तुम्हें चैलेंज करता है, और अब ये सब। पीहू ने हल्के से सिर हिलाया। मैं भी नहीं समझ पा रही संध्या, आखिर उसको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं, इस बार मैं देखती हूँ उसे, संध्या ने गुस्से में कहा और शौर्या की तरफ बढ़ने लगी। पीहू का दिल जोर से धड़का। संध्या रुको, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया था। इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं संध्या। संध्या ने गहरी सांस ली, फिर उसे सीधा देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो पीहू, अगर उसने तुम्हें फिर से परेशान किया तो इस बार थप्पड़ सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा। पीहू हल्के से मुस्कुरा दी थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में शौर्य की आखिरी बात अब भी गूंज रही थी। पीहू ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब और तेज़ी से धड़क रहा था। संध्या के साथ होने से उसे थोड़ी राहत तो ज़रूर मिल रही थी, लेकिन उसका दिलो दिमाग अब भी शौर्य के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है पीहू।
कॉरिडोर के दूसरी तरफ शौर्य अब भी वहीं खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं था। वह बस अपनी गहरी आंखों से पीहू को देखे ही जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस नतीजे के लिए पहले से ही तैयार था। संध्या ने पीहू का हाथ पकड़कर खींचा। चल क्लास में चलते हैं। नहीं, पीहू ने अचानक कहा। संध्या चौंकी। क्या? मुझे उससे बात करनी होगी, पीहू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। संध्या का चेहरा कठोर हो गया था। तुम पागल हो गई हो क्या? वो लड़का अजीब है पीहू, तुम्हें उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने देखा है जिस तरह से उसने तुम्हें देखा था, उसमें कुछ खतरनाक था। पीहू ठहर गई थी। खतरनाक? देख, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा हर चीज़ का सामना करना पसंद करती हो, लेकिन हर बार ये ज़रूरी तो नहीं, संध्या ने चिंता से कहा। पीहू ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर सिर हिलाया। मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ कि वो दोबारा ऐसी हरकत न करे। संध्या झुंझला गई थी, लेकिन उससे कुछ कहने से पहले ही उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी, जो अब उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। पीहू की सांसें थोड़ी अनकंट्रोल हो गई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं मिस पीहू? शौर्य की आवाज़ में एक अलग ही गर्माहट थी। उसकी टोन में कोल्डनेस नहीं थी, बल्कि एक सदी हुई सीरियसनेस थी। संध्या तुरंत बीच में आई। कोई ज़रूरत नहीं है, पीहू को तुमसे कोई बात नहीं करनी। शौर्य की नज़र संध्या पर गई। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह फैसला शायद पीहू को लेने देना चाहिए, है ना? पीहू ने गहरी सांस ली और शौर्य की आंखों में देखा। वहाँ कुछ ऐसा था जिसे अब वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, जैसे वो उसे परख रहा हो, लेकिन खुद को भी परखने पर मजबूर महसूस कर रहा हो। संध्या, मैं देख लूँगी, पीहू ने हल्के से कहा। क्या? नहीं पीहू, मैं तुम्हें अकेले इससे बात नहीं करने दूंगी, और न ही इसके साथ जाने दूंगी, और ना ही मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जाने वाली हूँ। पीहू ने संध्या की हथेली हल्के से दबाई। प्लीज़, सिर्फ 2 मिनट। संध्या ने गहरी सांस ली, फिर शौर्य की ओर देखा। उसकी आंखों में खुली चेतावनी थी। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं यहीं हूँ, समझे शौर्य सिंघानिया? शौर्य ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे हामी भर रहा हो। संध्या झुंझलाती हुई एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसका ध्यान अब भी उन दोनों पर ही था। पीहू और शौर्य आमने सामने थे। क्या चाहते हो? पीहू ने सख्त लहजे में कहा। शौर्य ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, सिर्फ एक सच, तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो क्या? उसके चेहरे पर फिर से वही ईविल स्माइल तैर गई थी। पीहू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है? उसने ठंडे लहजे में कहा। शौर्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। मुझे लगता है कि तुम खुद ही भी नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। पीहू का दिल एक पल के लिए ठहर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मतलब? शौर्य ने अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डाला और कुछ देर तक उसे उंगलियों से टटोलता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे नफरत करती तो जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? पीहू ने झटके से नज़रें घुमा ली थीं। तुम अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो शौर्य, ये तुम्हारी गलतफहमी है, उसने सख्त लहजे में कहा। और जो कुछ भी तुम समझ रहे हो वह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम जैसे बिगड़े हुए अमीरजादों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। शौर्य ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसे परख रहा हो। शायद उसने कंधे उचका दिए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पीहू कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक संध्या उसके पास आ गई। बस बहुत हो गया। संध्या ने पीहू की कलाई पकड़ ली थी। तुम इसके साथ और 1 सेकंड नहीं रहोगी? शौर्य ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी जगह से हटते हुए कहा। कोई बात नहीं संध्या जी, मैंने तो वैसे भी सिर्फ 2 मिनट ही मांगे थे। संध्या ने उसे घूरा और पीहू को लेकर वहाँ से निकल गई थी। शौर्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा था, फिर अपनी पॉकेट से एक छोटी सी चीज़ निकाली, एक पुराना पेपर जिस पर हल्की सिलवटें पड़ी हुई थीं। संध्या पीहू को हाथ पकड़कर लगभग वहाँ से खींचकर ले जा रही थी, लेकिन पीहू का दिमाग अब भी शौर्य की बातों में ही उलझा हुआ था। उसके कदम भले ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल और दिमाग अब भी वहीं अटका हुआ था। उधर शौर्य अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसकी नज़रें अब भी उसी दिशा में थी जहाँ से पीहू गई थी। उसकी उंगलियां अभी भी अपनी जैकेट के पॉकेट पर बंद मुट्ठी में जकड़ी हुई थी, जैसे कोई राज अपने भीतर छुपाए हुए हो। रोहित ठंडी यहाँ भरते हुए उसके बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। महाराज, अगर आपका आज का एंटरटेनमेंट हो गया हो तो सिंघानिया मेंशन चलने की मेहरबानी करेंगे। पीछे से आती रोहित की आवाज़ ने माहौल को और भी ठंडा कर दिया था। उसकी आवाज़ में एक सदी हुई सख्ती थी, लेकिन लहजा तंज से भरा हुआ था। शौर्य ने धीरे से सिर घुमाया और रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई खास रिएक्शन नहीं था, बस वही कोल्डनेस जो हमेशा होती थी। रोहित ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, लेकिन शौर्य ने बिना पलक झपकाए बस उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी बात सुनने में कोई खास इंटरेस्ट ना हो। यार, कभी तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा दिया करो, तुम्हारी डैड की तबीयत खराब है, रोहित ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। इस बार भी शौर्य ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। उसका रिएक्शन लगभग नॉर्मल ही था। शौर्य बिना कुछ कहे अपने जैकेट को ठीक करता हुआ कॉलेज के कैंपस से आगे निकल गया था। उसकी चाल में वही पुराना ठहराव, बड़ी गंभीरता थी, लेकिन रोहित उसे देखता रह गया था। वाह, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। रोहित लगभग झुंझलाते हुए खुद से बड़बड़ाया, लेकिन उसका चेहरा अब हल्का सा स्ट्रेस्ड था। पीहू जो थोड़ी दूर पर थी, अनजाने में ही रुक गई थी। उसके कदम ठिठक गए थे। संध्या ने उसे हल्के से झकझोरते हुए कहा, पीहू चलो यहाँ से। लेकिन पीहू की नज़रें शौर्य पर थीं। वह जानती थी कि इस आदमी के चेहरे पर कुछ भी पढ़ पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी इस बार उसके दिल में एक सवाल उमड़ आया था। शौर्य गाड़ी से उतरा और अपने बिखरे बालों को एक हाथ से झटकते हुए सिंघानिया मेंशन के आलीशान गेट की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर वही बेपरवाह मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी कोल्डनेस थी। घर के अंदर का माहौल अजीब रूप से भारी था। ड्राइंग रूम में विक्रम सिंघानिया आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में चालाकी झलक रही थी।
कमरे में लकड़ी की पुरानी लेकिन एलिगेंट फर्नीचर रखी हुई थी। सामने की दीवार पर एक बड़ी सी फैमिली पेंटिंग टंगी थी जो इस घर की परंपरा और प्रतिष्ठा की झलक दिखा रही थी। कमरे के सेंटर में एक क्लासिक टेबल रखी थी जिस पर शाही अंदाज में मिठाइयाँ सजी हुई थीं। कमरे का माहौल गंभीर था। उसके ठीक सामने ओम प्रकाश चौहान और उनकी पत्नी पीहू की सौतेली माँ सुनीता चौहान मौजूद थे। उन लोगों को वहाँ देख शौर्य के चेहरे पर शिकन आ गई थी। उसे समझने में ज़रा देर न लगी थी कि आखिर यहाँ पर क्या बातें चल रही थीं। शौर्य अपने सिग्नेचर ब्लैक कुर्ते में बेहद शांत लेकिन ठोस एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखें सीधी सुनीता चौहान की आंखों से टकरा रही थीं। माहौल में एक अजीब सी जद्दोजहद थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की शांति हो। तो ये पूरा नाटक मुझे घर बुलाने के लिए था। उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ाहट थी। शौर्या, विक्रम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं बीमार हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। शौर्या ने हल्की हंसी के साथ सिर झुका लिया। बीमार? पापा, आप सच में बीमार होते तो शायद मैं भी परेशान हो जाता, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल चाल है आपकी। विक्रम के चेहरे से कुछ पल के लिए सारे एक्सप्रेशन गायब हो चुके थे। हम यहाँ किसी बहस के लिए नहीं बैठे, सुनीता चौहान ने बीच में ही टोकते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा। उनकी नज़रों में खुशी का अजीब सा एहसास था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। शौर्य ने उनकी मुस्कान देखी और उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं। क्या बात है, मैं कोई जोकर लग रहा हूँ आपको? ओम प्रकाश, जो सुनीता चौहान की बगल में बैठे हुए थे, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। उसने अपने हाथ की उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे घुमाई, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शौर्य की मौजूदगी ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। नेत्रा सिंघानिया की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई थीं। उनकी साड़ी की प्लेट्स बिल्कुल सही जगह थीं, लेकिन उसकी पकड़ कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गई थी, जैसे वो अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस एक सही फैसला सही समय पर हो गया, सुनीता ने इत्मीनान से भरी आवाज़ में कहा। फिर उनकी नज़रें शौर्य के होलिये पर गईं। बिखरे बाल, रगड़ खाए स्नीकर, स्लीव चढ़ी हुई और चेहरे पर वही घमंडी मगर लापरवाह लुक। उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे मन ही मन खुद को बधाई दे रही हूँ। अच्छा हुआ ओम, हमने अपनी बेटी रूही के लिए इस लड़के को नहीं चुना। वह अपने पति से बोली, हमने अपनी बेटी को इस तरह लड़के से शादी करने के लिए नहीं फंसाया। शौर्य ने हल्की सी आंखें तरी। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों से बालों को हल्के से पीछे किया। उसकी नज़रें सीधी सुनीता पर टिक गई थीं, जिनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। वाह कमाल है, वह बेहद ठंडे लहजे में बोला। आपको क्या लगता है, आपने कोई महान फैसला लिया है? सुनीता के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई थी। अरे बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम हमारी बड़ी बेटी के लिए अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हो। शौर्य ने सिर झुकाया, मानो उनकी बात पर सहमति दे रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही तेज चमक लौट आई थी। एक मिनट, उसने कुर्सी पीछे धकेलते हुए कहा, लेकिन मुझे तो आपकी किसी भी लड़की से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर ये पूरा ड्रामा क्यों? पापा की बीमारी का बहाना, मुझे घर पर बुलाने की कोशिश, क्या ये सब इसलिए कि मुझे ताने मार सको? विक्रम सिंघानिया, जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, गहरी सांस लेते हुए बोले, शौर्या, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन क्या? शौर्य की आवाज़ में मजाक था। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं घर आकर देखूं कि ये लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं और फिर शायद शर्मिंदा होकर खुद ही दूर चला जाऊं। नेत्रा सिंघानिया ने एक हल्की हंसी छोड़ी। तुम खुद को बहुत ज़रूरी समझते हो शौर्या। शौर्य अब उनकी ओर मुड़ा। शायद उतना नहीं जितना आप लोगों ने मुझे बना दिया है, उसने ठंडे लहजे में कहा। मुझे तो इस शादी में कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग मेरे नाम से ही डरते हैं। ओम प्रकाश जी, जो अब तक शांत थे, गंभीर आवाज़ में बोले, बात डरने की नहीं, अपने बच्चों के भविष्य की है। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ हो। शौर्य के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई थी, लेकिन उसकी आंखें सख्त थी। तो यही कारण था? उसने कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। तो सुन लो, मैं भी किसी के लिए खुद को साबित करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन अब एक बात तय है। वह झुका और सीधे सुनीता की आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन ठोस लहजे में बोला, मुझे आपकी बेटी से शादी में करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक सेकंड के लिए कमरा जैसे सुन्न हो गया था। घड़ी की टिक टिक अचानक साफ सुनाई देने लगी थी। सुनीता चौहान के चेहरे पर हल्की सी असहजता थी, लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं टिकी। विक्रम ने एक झटके में शौर्या पर नज़र डाली, मानो यकीन न हो उसने सच में ये कहा है। शौर्या ने एक नज़र विक्रम पर डाली, फिर बिना कुछ कहे और किसी को कोई जवाब दिए मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया था। उसके कदम धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। शौर्य के उठकर जाते ही नेत्रा सिंघानिया ने अपने होठ कसकर भींच लिए थे। उसकी पीठ को घूरते हुए बोली, देखना एक दिन यही अहंकार तुम्हें गिरा देगा शौर्या। शौर्य एक पल के लिए रुका, फिर बिना पलटे बोला, देखते हैं पहले कौन गिरता है। उसकी आवाज़ किसी गहरे अडिग विश्वास से भरी हुई थी। यह बस एक जवाब नहीं था, ये एक चुनौती थी। फिर वह बिना रुके और बिना एक बार भी पीछे देखे बाहर निकल गया था। शौर्य के शब्द अभी भी कमरे में गूंज रहे थे, मानो हवा में घुल गए हों। विक्रम ने एक लंबी सांस ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। नेत्रा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुनीता चौहान ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर अचानक मुस्कुराकर नेत्रा को मिठाई खिलाई। हमें ये रिश्ता मंजूर है। नेत्रा की मुस्कान हल्की और शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, शायद योजना बनाने की चालाकी या शौर्य के इनकार को हर हाल में स्वीकार न करने की जिद। लेकिन सुनीता के मन में एक अजबी हलचल थी। नेत्रा जी ने मन ही मन सोच लिया था कि वह शौर्य की शादी पीहू से कराकर ही दम लेंगी। जो लड़का किसी के माँ बाप से इतनी नफरत कर सकता है, तो वो उस लड़की से कितनी नफरत करेगा। यही सोचकर उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान बिखर रही थी। लेकिन सुनीता के मन में एक अजबी हलचल थी। उसने पीहू का चेहरा याद किया, वह नकचड़ी लड़की जो हर चीज़ में अपनी राय देने से पीछे नहीं रहती। वह हल्का सा मुस्कुराई और मन में सोचा, उसे ऐसा ही लड़का मिलना चाहिए जो उसे बिल्कुल भी प्यार न करे।
शौर्य अपने कमरे में आया और गुस्से में जैकेट बेड पर फेंक दी थी। उसकी नसें अब भी तन रही थी। नेत्रा की मुस्कान, सुनीता की सहमति, सब उसे खल रहा था। उसने फ़ोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन अनलॉक की, व्हाट्सएप पर नेत्रा जी के मैसेज चमक रहे थे। ये लड़की तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी शौर्या, सोचना ज़रूर। नीचे कई फोटोज़ थी। उसने झुंझलाकर पहला फोटो देखा। एक लड़की जो हल्की स्माइल में थी, उसके अंदर बेचैनी बड़ी। नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। बड़बड़ाते हुए उसने उन फोटोज़ को डिलीट करने के लिए स्क्रीन पर उंगली घुमाई। तभी पीछे से रोहित ने झपटकर उसका फ़ोन छीन लिया था। अबे ठहर, पहले मुझे तो देख लेने दे। रोहित ने फोटो स्क्रॉल करनी शुरू की। शौर्य ने चिढ़कर उसे देखा, लेकिन फोटोज़ देखते ही रोहित की आंखें चौड़ी हो गई थीं, एकदम शॉक्ड। यार, ये तो अपनी प्रोफेसर पीहू है। शौर्य का माथा सिकुड़ गया था। क्या बकवास कर रहा है यार। उसने झपटकर फ़ोन वापस लिया और फोटो गौर से देखी। वही तीखी नज़रें, वही नकचढ़ा एक्सप्रेशन। शौर्य का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया था। रोहित हंस पड़ा था। भाई, तेरी होने वाली वाइफ तो तेरी ही प्रोफेसर निकली। शौर्य ने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया और बेड पर पटक दिया। उसने गहरी सांस ली, लेकिन अंदर कुछ हलचल मची हुई थी। वह अपने चेहरे पर आई चमक को छुपा नहीं पा रहा था। शौर्य के दिमाग में यादों का एक तूफान आ गया था। वही सख्त लहजा, वही ठंडी नज़रें। कॉलेज के दिनों में उसने सोचा भी नहीं था कि जिस प्रोफेसर का उसको देखकर दिमाग खराब हो जाता था, वही अब उसकी वाइफ बनने वाली थी। शौर्य ने एक लंबी सांस भरी और फिर बेड पर लेट गया था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या किस्मत कोई और खेल खेल रही थी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।